सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षाएँ हो, चाहे वो जीके क्वेश्चन हो। विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाली राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के फलस्वरूप 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भारत के इतिहास की एक महान घटना स्वीकार की जाती है। हरिहर में बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था। ये दोनों भाई वारंगल में काकतीयों के सामंत रहे थे। मोहम्मद तुगलक के समय इन्होंने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी के सामने विजयनगर या विद्यानगर की स्थापना की। अपने इस वीरोचित कार्य से उन्हें अपने गुरु विद्यारण्य वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से परिणाम प्राप्त हुई। 1336 में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम पिता के नाम पर संगम वंश था। इस साम्राज्य के 4 वंशों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। संगम वंश हरिहर में बुक्का 1336 से 1485, सालू वंश नरसिंह सालू 1485 से 1505, तुलु वंश वीर नरसिंह संस्थापक है 1505 से 1570 और अरविडो वंश है तिरुमल 1570 से 1650। तो इन्होंने काफ़ी राज किया। करीब 4 राजवंशों ने 3 वर्षों तक शासन किया। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरविडो वंश। संगम वंश का संस्थापक हरिवर बुक्का, सलू वंश का नरसिंह सालू, तलु वंश का वीर नरसिंह और अरविडो का तिरुमल। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ संगम वंश की अनेगोंडी, सालू वंश की विजयनगर, तुलु वंश की वेनेगोंडा और अरविडो वंश की चंद्रगिरी थी। हस्तिनावती विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। सबसे पहले हम लेते हैं संगम वंश। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। उसने अपने पिता के नाम पर अपने राजवंश का नाम संगम वंश रखा। हरिहर प्रथम ने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया। बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। 1346 ईस्वी में उसने होयसल राज्य को विजित कर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। 1353 में मदुरा को विजय कर विजयनगर की सीमाएं सुदूर दक्षिण तक विस्तृत कर दी। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम था, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ ही उसका अनन्य सहयोगी रहा। उसके काल में विजयनगर साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन में एक दूत मंडल भेजा था। विजयनगर साम्राज्य का प्रसार रामेश्वर तक हो गया। युवा बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये इम्पोर्टेंट है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। उसने अपने राज्य में जैन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी। उसने वेदों की टीकाएँ लिखवाई तथा तेलुगु साहित्य का प्रोत्साहन किया। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष का उपासक, उसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा अधिकृत कर लिए थे तथा श्रीलंका के राजा से राजस्व प्राप्त किया था। देवराय प्रथम के गद्दी पर बैठते ही फिरोज शाह ने बहमनी पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से देवराय प्रथम की पराजय हुई। संधि के फलस्वरूप उसे 10 लाख की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की का विवाह करना पड़ा। दहेज के रूप में बांकापुर का क्षेत्र देना पड़ा। देवराय प्रथम ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। 1410 में उसने तुंगभद्रा पर बांध निर्मित करके विजयनगर तक नहरों का निर्माण कराया। उसके काल में इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की। उसने नगर, राजा तथा विजयनगर के पर्वों का विस्तृत वर्णन किया। वह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में विजयनगर विद्या का चर्चित केंद्र बन गया। देवराव द्वितीय संगवंश का महानतम शासक था। उसकी प्रजा उसे इम्माडी देवराय, महान देवराय कहती थी। सभी उसे इंद्र का अवतार मानते थे। उसके अभिलेखों में उसे गज बैठकर, इम्पोर्टेंट है ये, उसके अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गज बैठकर या हाथियों का शिकारी उत्कीर्ण किया गया है।
उसके काल में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। उसने विजयनगर को विश्व का सबसे गौरवपूर्ण नगर लिखा है। नूनीज पुर्तगाली यात्री। नूनीज ने क्यूलान, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, तेनसीरम के राजा देवराव द्वितीय को कर भेजते थे। देवराव द्वितीय साहित्य का संरक्षक था। उसने स्वयं संस्कृत में महानाटक सुधा निंदी, बादरायण के वर्मा सूत्र पर टीका लिखी। मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर की उन्नति होनी प्रारंभ हो गई। चीनी यात्री माहुआन 1451 में विजयनगर आया और इसमें उसने उन्नति का उल्लेख किया। यह संगम वंश का अंतिम शासक था। अब आते हैं सुलु वंश। विरूपाक्ष द्वितीय के कार्यकाल में व्याप्त अराजकता के दौर में उसके एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सलू ने 1485 में राज सिंहासन पर अधिकार कर विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के स्थान पर सलू वंश की स्थापना की। इस प्रकार विजयनगर के द्वितीय राजवंश सलू वंश का संस्थापक नरसिंह सालू था। 1505 में वीर नरसिंह नामक महत्वाकांक्षी सालू नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा विजयनगर साम्राज्य में तृतीय राजवंश तुलु वंश की स्थापना हुई। सुलु वंश की प्रभुसत्ता का अंत हो गया। तुलु वंश कृष्णदेवराय बहुत महत्वपूर्ण है। 1509 से 1529 यही बाबर का काल है। तुलु वंश में कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। वह संपूर्ण भारत के इतिहास में उल्लेखनीय शासक स्वीकार किया जाता है। उसके काल में विजयनगर साम्राज्य समृद्धि तथा गौरव के चरमोत्कर्ष पे था। उसने 1513 में गजपति शासक ने उदयगिरि विजय किया। 1520 में बीजापुर को पराजित कर रायचूर दवा प्राप्त किया। उसने बीदर और गुलबर्गा पर आक्रमण करके बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बंदी गृह से मुक्त करके बीदर की गद्दी पर बिठाया। इस उपलब्धि की स्मृति में कृष्णदेवराय ने यवनराज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया। उसके पुर्तगालियों से मैत्री संबंध सुदृढ़ रखे, जिससे विजयनगर की आयातित घोड़े बेचे। 1510 में अल बुरकख गोवा का पुर्तगाली गवर्नर है ने फादर लुई को भटकल में एक कारखाना स्थापित करने हेतु कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा। निसंदेह कृष्णदेवराय महान सेनानायक, महान प्रशासक, साहित्यिक अभिरुचि का सहिष्णु शासक था। वह महान विद्या प्रेमी, वह विद्वानों का संरक्षक था। इसी से वह अभिनव भोज के रूप में प्रसिद्ध रहा। अभिनव भोज। उसने तेलुगु में आयुक्त मालियद ग्रंथ में अपने राजनीतिक विचार में प्रशासकीय नीतियों को अभिव्यक्त किया। उसने लिखा कि राजा को कल्याणकारी कार्यों द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता है। उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे, अतः उसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इन अष्टदिग्गजों में पेड्डाना प्रमुख थे। कृष्णदेव के निर्माण कार्यों में भी रुचि ली थी। अनेक मंदिर, मंडप, तालाब का निर्माण कराया तथा नागलापुर विजयनगर के समीप नगर बसाया। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। उसने विजयनगर के वैभव का वर्णन करते हुए कहा, कृष्णदेव की प्रशंसा की। कृष्णदेव के समय एक अन्य पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा ने भी यात्रा की, जिसने तत्कालीन राजनीतिक आर्थिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। उसके उत्तराधिकारी अच्युत देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की। सदाशिव इस वंश का अंतिम शासक था। 1542 से 1570 इसी के शासनकाल में 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध महासंघ बन गया था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, इसके अंदर बहमनी साम्राज्य जो ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर है, ये विजय हुए और विजयनगर हार गया। विजयनगर शहर को निर्ममता के साथ लूट कर विध्वंस कर दिया गया। तालीकोटा बन्नी हट्टी का युद्ध
विजयनगर साम्राज्य के गौरवपूर्ण युग की समाप्ति का साक्षी बना। इस युग का प्रत्यदर्शी सेवन था आर्यभट्ट वंश। तालिकट्टा युद्ध के बाद 1570 में तिरुमल ने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव के उपदेश करके आर्यभट्ट वंश की स्थापना की तथा विजयनगर के स्थान पर वेनुगोंडा को राजधानी बनाया। 1586 में वेंकटदित्य गद्दी पर बैठा उसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। वह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। वेंकटदित्य ने को चित्रकला में विशेष रुचि थी। उसने 2 जेसुइट चित्रकार रखे थे। वह यूरोपियन चित्रों का प्रेमी था। श्री रंगधरती विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राज परिषद का महत्व था। राज परिषद प्रांतों के नायकों, सामंत शासकों, प्रमुख धर्माचार्यों, विद्वानों, संगीतकारों, कलाकारों, व्यापारियों व विदेशी राज्य के राजदूतों को सम्मिलित करके गठित की जाती थी। राज परिषद के बाद केंद्र में मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रमुख अधिकारी महाप्रधानी था। इनकी सभाएं वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित होती थी। मंत्रियों के चयन में आनुवंशिकता के सिद्धांत का पालन होता था। मंत्री परिषद में संभवतः 20 सदस्य होते थे। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। विद्वान राजनीतिक ही 50 से 70 वर्ष की आयु के स्वस्थ व्यक्ति ही मंत्री परिषद के सदस्य बनाए जाते थे। प्रांतीय प्रशासन। प्रांत राज्य कहलाते थे। प्रांतों के अंतर्गत मंडल थे। मंडल कोट्टम या वलनाडु में विभक्त थे, जिन्हें जिला समझा जाता था। कोट्टम या वलनाडु नाडु में विभक्त थे, जिन्हें परगना तहसील समझा जाता था। नाडुओं के अंतर्गत मेला ग्राम 50 गांवों का समूह को कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या गांव थी। प्रांतों का सर्वोच्च अधिकारी उरियर गवर्नर था। उरियर को प्रांत में स्वायत्तता प्राप्त थी। केंद्रीय सरकार प्रांत के प्रशासनिक मामलों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करती थी। उरियर को सिक्के प्रचलित करने, नए कर लगाने, करों को माफ़ करने, भूमिदान देने के सारे अधिकार प्राप्त थे। नायंकार व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत नायंकार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग थी। इसे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। कुछ अन्य इतिहासकारों का मत है कि नायक वस्तुतः भू सामंत थे। इन नायकों को वेतन के बदले यादीन सेना के रखरखाव हेतु विशेष भूखंड अमरम प्रदान किया जाता था। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी तक इन नायकों की संख्या लगभग 200 थी और इन्हें अधिकांश तमिलनाडु में नियुक्त किया गया था। चोल युग में विजयनगर साम्राज्य के युग में राजतंत्र के बीच सबसे प्रमुख अंतर यही नायंकार व्यवस्था थी। नायंकार व्यवस्था में सामंतवादी लक्षण बहुत अधिक थे, जो विजयनगर साम्राज्य के विन्यास के प्रमुख तत्वों में रहा। ग्राम सभाएं। विजयनगर साम्राज्य के प्रत्येक गांव को अनेक बाड़ों या मोहल्लों में विभक्त किया गया। सभा के विचार विमर्श में गांव विशेष के लोग सम्मिलित होते थे। इन ग्राम सभाओं को नवीन भूमि को उपलब्ध करने, गांव की सार्वजनिक भूमि को बेचने का अधिकार था। ये ग्राम सभाएं राज के करों को भी वसूलती थी। दीवानी मुकदमों का निर्णय भी ग्राम सभाएं करती थी। आयंगार व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य के काल में ग्रामीण प्रशासन की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आयगार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक स्वतंत्र इकाई का गठन किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इन 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगार कहा जाता था। इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा होती थी। आयंगारों के पद आनुवंशिक होते थे। आयंगार अपने पदों को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। आयंगारों को वेतन के बदले लगान और कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। अब आता है राजस्व व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण लगान आय का मुख्य स्रोत था। लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता के अनुसार होता था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व दरें समान नहीं थी। ब्राह्मणों से भूमि उपज का 20वां भाग,
मंदिरों की भूमि से उपज का 30वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था। ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले जिन्हें लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, उस भूमि को उबली कहते थे। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले या शहीदों के परिवारजनों को लगान मुक्त भूमि मिलती थी, जिसे कोड गे कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में मुद्रा व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था भारत की सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बरहा था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण पगोडा लिखा है। सोने का छोटा सिक्का फणम कहलाता था। चांदी के छोटे सिक्के ताग कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य के कुछ पदाधिकारी महानायकाचार्य ग्राम सभाओं के कार्यों का निरीक्षण करता। सैनिक विभाग का प्रमुख दंड नायक कहलाता। मंत्री परिषद का प्रमुख महाप्रधानी कहलाता। मंत्री परिषद का अध्यक्ष सभा नायक कहलाता। सचिव रायसम कहलाता। लेखाधिकारी को कर्णिकम कहते थे। सामंत या जागीरदार को अमर नायक कहते थे। वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी को आयगर कहा जाता था। नायक को पालीगार, मंदिर की व्यवस्था करने वाले उच्च अधिकारी को स्थानिक और ग्राम प्रशासक को गौंड कहा जाता था। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य पूरा होता है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इसी में से बन सकते हैं। और अब हम करेंगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य या बहमनी सल्तनत। विजयनगर और बहमनी के बीच में युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, और उसमें विजयनगर लगभग नष्ट हो गया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण में अमीरान ए सदर के विद्रोह के फलस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। बहमनी सल्तनत का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1342 से 1358 था। उसने गुलबर्गा को बहमनी सल्तनत की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। उसने संपूर्ण बहमनी सल्तनत को प्रशासकीय दृष्टि से 4 प्रांतों में विभक्त किया, और ये प्रांत थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार में बीदर। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर उन्हें प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया। हिंदुओं से जजिया न वसूल करने का फरमान जारी किया। उसने पश्चिमी समुद्र तट पर दाबुल का अधिकार कर लिया। दाबुल बहमनी सल्तनत का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये काबुल नहीं है, दाबुल है, ठीक है ना, दाबुल। महमूद शाह प्रथम बहमनी सल्तनत के उल्लेखनीय शासकों में स्वीकार किया जाता है। उसके समय बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ। बारूद का प्रयोग पहली बार मोहम्मद शाह प्रथम के टाइम हुआ। तो रक्षा संगठन में एक नई क्रांति थी। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान। उसने एशियाई विदेशियों को बहमनी सल्तनत में स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप बहमनी अमीर वर्ग अफ़ीकी और दक्कनी दोनों दलों में विभक्त हो गया। बदलबंदी वह बहमनी सल्तनत के पतन और विघटन का प्रमुख कारण भी बना। ताजुद्दीन फिरोज शाह के प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित किया गया। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनाई। उसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर बसाया। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बनाया। इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। उसका शासनकाल न्याय व धर्मनिष्ठा के लिए चर्चित था, इसीलिए इतिहास में शासक को संत अहमद शाह वली कहा गया है। हुमायूं बहमनी सल्तनत का क्रूर निष्ठुर शासक था। इससे जालिम की उपाधि प्राप्त थी। उसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। यह हुमायूं दूसरा हुमायूं है। इसने महमूद गवाह को अपना वजीर बनाया, जो बहुत प्रतिभाशाली और योग्य व्यक्ति था। महमूद गवाह ने दीर्घ काल तक अपरिमित राजभक्ति से बहमनी सल्तनत की सेवा की। कुशल कूटनीति व सैनिक नेतृत्व से उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। बहमनी सल्तनत के शासक मोहम्मद तृतीय के काल में रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी राज्य की यात्रा की। उसने इस राज्य के महत्वपूर्ण विवरण लिखे। महमूद गवाह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी बहमनी सल्तनत के लिए विजयनगर राज्य से गोवा बंदरगाह की प्राप्ति, जो पश्चिमी समुद्र तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह था। महमूद गवाह ने बहमनी सल्तनत के विस्तार करने के बाद उसे प्रशासनिक दृष्टि से
8 प्रांतों में विभक्त किया। गाविल, मारहूर, बीजापुर, गुलबर्गा, दौलताबाद, जुन्नार, राजमुंडी और वारंगल। 1482 में इस महान वजीर महमूद गवाह को राजद्रोह के झूठे आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। महमूद गवाह की मृत्यु के 2 दशक के अंदर ही बहमनी साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। शहाबुद्दीन महमूद शाह के काल में बहमनी सल्तनत विघटित हो गई। बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह शाह था। 1527 में उसकी मौत के बाद बहमनी सल्तनत का अंत हो गया। उसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों के नाम और संस्थापक ये हैं: बरार का इमाद शाही 1 नंबर, बीदर का बीदर शाही 2 नंबर, बीदर का बरीद शाही, बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही। इमाद शाही और निजाम शाही राजवंशों के संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्कनी लोग थे। कुल मिला के ये बहुत महत्वपूर्ण है। बरार का इमाद शाही, बीदर का बरीद शाही, बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही। बरार का इमाद शाही बहमनी सल्तनत के पृथक होने वाला पहला राज्य बरार था, जिसे फतेहुल्लाह इमाद शाह हिंदू से मुसलमान बना था। ये ने 1484 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही राजवंश की स्थापना की। 1574 ईस्वी में बरार राज्य को अहमदनगर के निजाम शाही राज्य से अधिकृत करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। बीदर का बरीद शाही राजवंश अमीर अली बरीद ने बीदर को बहमनी सल्तनत में स्वतंत्र घोषित कर बरीद शाही वंश की 1526 में स्थापना की। अमीर अली बरीद की दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। 1619 में बीदर को बीजापुर के आदिल शाही राजवंश ने विजित करके अपने राज्य में मिला लिया। बीजापुर का आदिल शाही राजवंश बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खान ने 1489 में अपने को महान स्वतंत्र घोषित करके बहमनी सल्तनत से पृथक आदिल शाही राजवंश की स्थापना की। आदिल शाही सुल्तान अपने को टर्की के ऑटोमन राजवंश का वंशज कहते थे। यूसुफ आदिल शाह सहिष्णु शासक था। उसने व्यक्तिगत रूप से शिया धर्म को महत्व दिया। शिया धर्म व कला व साहित्य का आश्रय देता था। इब्राहिम आदिल शाह 1534 से 1558 ने फारसी के स्थान पर हिंदवी दक्कनी उर्दू को राजभाषा बनाया। हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इस वंश का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय महान विद्या प्रेमी, कला में साहित्य का संरक्षक और उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। दरिद्रों की सहायता मुक्त रूप से किया करता था, इसीलिए उसे निर्धनों का मित्र कहा गया है। इसको इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 तक इसने राज किया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के काल में उसकी बीबी चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री और अली आदिल शाह की पत्नी वास्तविक शासिका रही। यानी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की पत्नी कौन थी? चांद बीबी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी की समय किताब ए नौरस की रचना की। बहुत इम्पोर्टेंट है किताब ए नौरस। इसी के शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नौरसपुर नगर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का पुत्र व उत्तराधिकारी महमूद आदिल शाह गोल गुम्बज के नाम से प्रसिद्ध मकबरे में दफन है। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का पुत्र महमूद आदिल शाह गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध मकबरे में दफन है। तो विश्व के स्थापत्य में आश्चर्यजनक निर्माण कला कहा जाता है। 1686 में बीजापुर के स्वतंत्र अस्तित्व को मुगल सम्राट औरंगजेब ने समाप्त कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर का निजाम शाही राजवंश। अहमदनगर का निजाम शाही राजवंश 1490 में मलिक अहमद ने बहमनी सल्तनत से अपने को स्वतंत्र घोषित करते हुए निजाम शाही राजवंश की स्थापना की।
उसी ने अहमदनगर की स्थापना 1490 में की थी तथा अपनी राजधानी बनाया था। हुसैन निजाम शाह इस राजवंश का उल्लेखनीय शासक था। उसके शासनकाल को दक्कन के इतिहास में एक युगांतरी युग के रूप में स्मरण किया जाता है। अहमदनगर की राजनीति में चांद बीबी की बड़ी स्मरणीय भूमिका रही थी। चांद बीबी ने मुगल आक्रमण का बहादुरी से सामना किया तथा अहमदनगर के प्राचीर की रक्षा की। अंत में वह कुटिल राजनीति का शिकार होकर वीर गति को प्राप्त हुई। मलिक अंबर मुगलों के विरुद्ध निजाम शाही राजवंश का प्रबल रक्षक सिद्ध हुआ। वह अहमदनगर राज्य का श्रेष्ठ वजीर था। वह मूलतः अबिसीनिया का दास था, परंतु कुशल कूटनीतिज्ञ, योग्य शासक, प्रबंधक और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का विशेषज्ञ था। मलिक अंबर उसने सफलतापूर्वक मुगल आक्रमण को निष्प्रभावी बनाया और 1633 में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अहमदनगर के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर उसे मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। शाहजहाँ ने इसको अपने मुगल दरबार में सम्मिलित कर लिया। अब आता है गोलकुंडा का कुतुबशाही राजवंश। अंतिम है ये। गोलकुंडा के कुतुबशाही राजवंश का संस्थापक कुली शाह ने 1518 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इब्राहिम कुतुब शाह का शासन काल गोलकुंडा के इतिहास का एक अविस्मरणीय युग था। वह विद्वान था तथा अपनी समस्त प्रजा हिंदू मुस्लिम में प्रिय था। इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद कुली था। हैदराबाद नगर का संस्थापक भी मोहम्मद कुली था। तो हैदराबाद नगर किसने बसाया? मोहम्मद कुली, 1580 से 1612। उसने दक्कनी उर्दू में प्रथम काव्य संग्रह दीवान की रचना की। उसने उर्दू तथा तेलुगु को संरक्षण प्रदान किया। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीतकर अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब हम आते हैं 23 जनवरी 1565 की डेट को वापस से देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों राज्य एक साथ हो गए और इन चारों ने मिलकर विजयनगर को तहस नहस कर दिया। यानी कि ये जो बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, इसको तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं और राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो विजयनगर के गौरवपूर्ण युग की समाप्ति होती है और इस युद्ध में विजयनगर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। और इस युद्ध में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर चारों मिलकर विजयनगर पर हमला करते हैं। और इस समय कृष्णदेवराय उस समय नहीं था। इस समय मतलब आप इसका नाम याद कर लो, तुलु वंश था उस समय। और तालीकोटा का युद्ध है, राक्षस तंगड़ी का युद्ध है या बन्नी हट्टी का युद्ध है, तीनों एक ही हैं। और 23 जनवरी 1565 की बात है ये। तो इस तरह बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य हमने आज पूरा कर लिया। दोनों साम्राज्य महत्वपूर्ण हैं, दोनों के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है एग्ज़ाम में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने प्रश्नों को याद करेंगे। इस ऑडियो क्लिप को बार बार सुनेंगे और कोशिश करेंगे याद हो जाए। इतिहास में लेक्चर मेथड से ही पढ़ा या सुना जाता है। ब्लैक बोर्ड की उपयोगिता बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि ब्लैक बोर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा ही होता, लेकिन इसकी ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। इसका मायने में कि इसकी बात को पूरा सुनना आपको कहानी की तरह, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह क्या बना, किस तरीके से कौन सा राजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कौन नहीं था, किस तरह का युद्ध हुआ, किसने किससे लड़ाई की। तो बहुत सरल है। अगर आप बात को ढंग से सुन लें तो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास आपका हो जाता है। एक शेर अर्ज है कि सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। कि रह गए अश्क आँखों से आते हुए, रह गए अश्क आँखों से आते हुए, फिर दुआ दे गया कोई जाते हुए। काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं। हम कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं। हम कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं। दहलीज पे रख दी किसी शख्स ने आँखें, दहलीज पे रख दी किसी शख्स ने आँखें, रोशन कोई दिया इतना तो हो नहीं सकता, रोशन कोई दिया इतना तो हो नहीं सकता। आप मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो,
आप मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो, फिर ये देखो कि दुनिया में क्या हो नहीं सकता। अगर आप हमारे साथ हैं बच्चे, तो कोई भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये आपके लिए नज़म थी, शेर था कि दहलीज पे रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो हो नहीं सकता। आप मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो, फिर ये देखो कि दुनिया में क्या हो नहीं सकता। क्योंकि आप परिंदे हैं और परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही पा जाते हैं मंजिलें आसमानों की। वो तो खुद ही पा जाते हैं मंजिलें आसमानों की। आपकी मंजिल आसमान है। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे आप शुक्रिया है, धन्यवाद है। और अच्छी पढ़ाई करें, अपनी लाइफ को बनाएं और बहुत आगे बढ़ें। हमारी यही शुभकामनाएं आप सभी के लिए है। फिर मिलेंगे चलते चलते। सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय, अलविदा। आपका मकबूल खान कायम खानी।